हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एक्सेल एग्जाम और क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। ये डेट चेंज हुई है, आप ध्यान रखिएगा। इनिशियली ये डेट 24 अगस्त थी, अब ये चेंज होकर 28 अगस्त हो गई है। देन इसका जो क्लोजिंग डेट सितंबर 26 2024 है। और अगर हम इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन फोरनून और आफ्टरनून में होगा। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। और एग्जाम डेट है Feb 1, Feb 2, Feb 15, Feb 16 2025, यानी कि इनमें से किसी एक दिन आपका एग्जाम हो सकता है। तो चलिए गेट एक्सेल की बात करते हैं। गेट एक्सेल, जब हम गेट एक्सेल की बात करते हैं तो हमें 3 सेक्शन मिलते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है केमिस्ट्री का और तीसरा सेक्शन होता है बायोलॉजी का। जनरल एप्टीट्यूड और जो केमिस्ट्री है ये कंपलसरी सेक्शंस होते हैं, यानी कि ये मैंडेटरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है। बट हम जब बायोलॉजी की देखते हैं तो बायोलॉजी में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी 2 को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो क्या क्या है वो? क्यू, आर, एस, टी एंड यू, ये सब्जेक्ट कोड्स हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड्स हैं ये। क्यू है बायोकेमिस्ट्री के लिए, आर इज फॉर बॉटनी, एस माइक्रोबायोलॉजी के लिए, टी जूलॉजी के लिए और यू जो है वो फूड बायोटेक के लिए, यानी फूड टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो आपको इनमें से कोई 2 को सिलेक्ट करना है। यू कैन चूज एनी 2 फॉर द एग्जाम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये कब हमें सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए, आप ये एग्जाम से पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपका प्रिपरेशन होने वाली है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने बायोटेक यानी सॉरी बायोकेमिस्ट्री सिलेक्ट किया हो और जूलॉजी सिलेक्ट किया हो, तो आप इन दोनों को टारगेट करके फिर अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आप बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। जैसा आपका जिस सब्जेक्ट में जैसी कमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को यानी 2 सेक्शन को चूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या प्रिपरेशन टिप्स हो सकती हैं गेट लाइफ साइंस एग्जाम के लिए 2025। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन टिप्स है वो है सिलेक्ट एनी 3 सेक्शंस फॉर प्रिपरेशन। देखिए, आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप 3 ऑप्शन का अपने पास पॉसिबिलिटी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो 2 ऑप्शन आपने चूज किए हैं यानी 2 जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, अगर उनमें से कोई एक सब्जेक्ट टफ आ जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन में रहेगा, यानी कि ये आपका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में चला जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको जिसको थोड़ा सा चीजें लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, जिसका वीक मेमोरी है, तो वो डेफिनेटली 3 सेक्शन को ही टारगेट करें। फिर उनमें से जो भी इजी वाला ऑप्शन होगा आप उसको एग्जाम में क्वालिफाई कर लेना, यानी आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेना। तो मान लीजिए कि जैसे सपोज आप बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी टारगेट कर रहे थे और इसमें 17 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आउट ऑफ 20, राइट। और इसमें आपको 18 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 20। और बॉटनी अगर आपने इसको एज अ थर्ड सब्जेक्ट की तरह आपने इसको प्रिपेयर किया है और यहाँ पे आपको 19 क्वेश्चन बन रहे हैं आउट ऑफ 20, तो आपको क्या करना चाहिए? बॉटनी और जूलॉजी को अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं फॉर अ सेफर साइड।
नेक्स्ट प्रिपरेशन है डोंट टेक हेडेक ऑफ केमिस्ट्री, राइट। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केमिस्ट्री का हेडेक इतना ले लेते हैं, उनको लगता है कि विदाउट केमिस्ट्री आप गेट एक्सेल को टारगेट ही नहीं कर सकते, गेट एग्जाम सॉल्व भी नहीं कर सकते, मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, विदाउट केमिस्ट्री भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई नो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उस कोर्स में केमिस्ट्री पढ़ी हो और उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री को टच भी ना किया हो, तो फिर से केमिस्ट्री को पढ़ना, रीस्टार्ट करना इज क्वाइट टफ। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैंने एग्जाम दिया था गेट एक्सेल का, तो मैंने भी केमिस्ट्री को स्किप कर दिया था और मैंने सिर्फ ये जनरल एप्टीट्यूड और बायोलॉजी सेक्शन को ही अटेम्प्ट किया था। तो अगर आप गेट में केमिस्ट्री को स्किप करते हो तो आपका 25 मार्क्स जो है, आप फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको, यानी आप इसको काउंट नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 25 मार्क्स के चक्कर में जो हमारा एक्चुअल बायोलॉजी का पेपर होता है 60 मार्क्स का, उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर इतना ध्यान दे रहे हो कि आप इसको ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, इसको ढंग से टाइम ही नहीं दे रहे हो। एक्चुअल में आपको यहाँ पर भी टाइम देना है, एक्चुअली यहाँ आपको ज्यादा टाइम देना है क्योंकि ये 60 मार्क्स कैरी कर रहा है और ये 25 मार्क्स कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि आप किसमें कितने कंफर्टेबल है, राइट। और उसके हिसाब से ही आप केमिस्ट्री को चूज करिए। अगर आपको केमिस्ट्री टफ लग रही है, आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मुश्किलें जा रही हैं, आपको सिलेबस में प्रॉब्लम है, आपको टॉपिक्स में इश्यू है, फिर से स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, तो आप टोटली केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम अगर हमने केमिस्ट्री को स्किप कर दिया तो हम गेट क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपका एम है कि आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे पास इसके लिए आपके पास प्रूफ भी है। देखिए 2024 में गेट का जो कट ऑफ है, हम जनरल कट ऑफ लेके चलते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट है 29.3। देखिए गेट का कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होता है, कंपैरेटिवली क्या कम ही होता है सीएसआईआर से। तो सीएसआईआर से गेट को यहाँ पे कंपेयर मत करिएगा। अब देखिए 2022 में जनरल का कट ऑफ 33.9, देन 21 में जनरल का कट ऑफ 31, 2020 में जनरल का कट ऑफ 31.7 एंड 2019 में जनरल का कट ऑफ गया है 36.7। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ तो 40 मार्क्स। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने इतना टारगेट किया है तो आप गेट के एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखिए अब अगर आपने केमिस्ट्री को हटा दिया तो अब आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया? 75 मार्क्स का पेपर हो गया, क्योंकि हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपने केमिस्ट्री को हटा दिया तो अब आपके पास 75 मार्क्स बचे। तो इस 75 मार्क्स में से क्या आप 40 मार्क्स को टारगेट, मतलब 40 मार्क्स नहीं ला सकते? ये सच में डिफिकल्ट है क्या? नहीं, आप इतना ला सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही और आपने जनरल एप्टीट्यूड और बायोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया, तो आप इन दोनों सेक्शन में से 40 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो हमें केमिस्ट्री का इतना टेंशन नहीं लेना है। ऑफ कोर्स अगर आप आईआईटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आईआईटी आईसर में जाना चाहते हैं और अच्छी रैंक चाहते हैं, टॉप 20 टॉप 30 में रैंक चाहते हैं, तो फिर आपको केमिस्ट्री टारगेट करनी चाहिए। बट अगर आपका एम है कि आप एग्जाम क्वालिफाई बस करना चाहते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री का बहुत सरदर्द नहीं पालना है। अच्छा, अब सेकंड थिंग कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने केमिस्ट्री टारगेट नहीं की तो आपकी रैंक नहीं आएगी। अगर आप 65 से 70 के बीच में भी स्कोर करते हैं ना, तो आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है। आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी अच्छे नंबरों के साथ कि आपको भी खुद लगेगा कि वाह, मैंने कुछ तो एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केमिस्ट्री के बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूले
और कंसेप्ट को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब हम बीटी की बात करते हैं, गेट बीटी में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। बट गेट एक्सेल में भी हमारे पास एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर्मूलेस चाहिए। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप सारे फॉर्मूलेस को एक ही नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं, सबको एक ही जगह पर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तुरंत इस नोटबुक को खोलेंगे और जो आपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलेस लिखे हैं, वो तुरंत आपको मिल जाएँगे। आपको कहीं भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूँढना नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही आप कंसेप्ट के लिए भी कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे कि स्टेम सेल के टाइप्स हो गए, उनकी एग्जांपल, गैस्ट्रुलेशन स्टेजेस कहाँ-कहाँ होती है, कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है। हम जब सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो हम साइक्लिन्स के बारे में पढ़ते हैं, सीडीकेज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन-सा साइक्लिन और कौन-सा सीडीके सेल साइकिल की किस स्टेज में यूज़ होता है, क्या-क्या उनके रोल हैं। और इनहिबिटर्स देख लीजिए, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन की इनहिबिटर्स, ट्रांसक्रिप्शन की इनहिबिटर्स, ट्रांसलेशन की इनहिबिटर्स, ये सारे इनहिबिटर्स के नाम और इनका किस तरह से मैकेनिज्म है, कैसे वो इनहिबिट करते हैं वो। और जैस ये हो गया। फिर डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स, जैसे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना 1, 2, 3, और कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है आपको एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो वैसे ही आप एक शॉर्ट कंसेप्ट के नोट्स बना सकते हैं, राइट? क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जब आप रिकॉल कर रहे हो और आपको तुरंत किसी कंसेप्ट को बस देखना हो। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है सॉल्व गेट एक्सेल पीवाईक्यूज़। हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बट व्हाई, हमें क्यों इसको सॉल्व करना होता है? पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक्चुअल रीजन ये होता है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलता है, और उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप मेजर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट? अब क्या होता है, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना ज्यादा टाइम हमें किस टॉपिक में देना है, राइट? जब आप 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करते हो तो आपको मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, और तब आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट यस कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अगर सपोज आपने 10 साल की पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो हो सकता है कि लेट सपोज एक स्टेम सेल बायोलॉजी है, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 साल में से 8 साल में लगातार जो है स्टेम सेल से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये स्टेम सेल क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जिसको आपको नहीं भूलना है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है टू अंडरस्टैंड और नो योर नॉलेज एंड लेवल ऑफ एग्जाम। देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए कि वो एग्जाम का लेवल क्या है। सपोज अगर इस एग्जाम का लेवल 80% है, तो अब इस लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास कितना नॉलेज है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपका लेवल जो है एग्ज़ाम का 80% है, तो अगर आपका नॉलेज जो है वो 70 टू 75 या 80% के अराउंड है, तो आप एक मॉडरेट लेवल में आते हैं। यानी आपको कम टाइम देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपका नॉलेज 40% से कम है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, राइट? तो सबसे पहले अपने एग्ज़ाम का लेवल फाइंड आउट करिए, और उसके बिहाफ पर फिर देखिए कि आपका नॉलेज क्या है, क्योंकि इस एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपको कितना टाइम देना है किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है, जो हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई यानी किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले हमें ये चीज जरूर से जरूर करनी चाहिए। और बच्चे जो स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे लैग कर जाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है
डोंट ट्रीट गेट, एक्सेल एंड CSIR नेट एग्जाम सेम। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि CSIR नेट और गेट एक्सेल सेम है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 50% इनका सिलेबस सेम हो, बट जो इनको प्रिपेयर करने की है स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट होती है। CSIR एग्जाम के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी काम आती है और गेट एक्सेल के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी काम आती है, राइट? क्योंकि CSIR के लिए हमें बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ता है, जबकि गेट के लिए हम स्पेसिफिक होते हैं फॉर टॉपिक और ब्रॉड एरिया कवर करते हैं, राइट? हमें ब्रॉड में पढ़ना होता है। गेट एग्जाम और CSIR एग्जाम डिफरेंट है। गेट में कभी भी टाइम का इशू नहीं होता है। जो आपके पास 3 आवर्स का टाइम है वो बहुत ही सफिशिएंट होता है कि आप वाइजली अपने क्वेश्चंस को चूज कर सके और सही क्वेश्चन को सही आंसर कर सके, राइट? तो इसलिए टाइम का कभी प्रॉब्लम नहीं आता है और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो CSIR जैसे लेंथी भी नहीं आते। या तो आपको बनेगा या नहीं बनेगा और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, राइट? तो इसीलिए सेम स्ट्रेटेजी इनके लिए नहीं अपना सकते। नेक्स्ट स्टेप है बी स्पेसिफिक टू द टॉपिक। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट एग्जाम के लिए तो ये ध्यान रखें कि CSIR और गेट डिफरेंट है। इसीलिए आपको जब हम गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम अपने टॉपिक के लिए स्पेसिफिक रहें, क्योंकि मान लीजिए ये ABCD ये डिफरेंट टॉपिक है तो गेट के लिए आपको इतना पढ़ना है, राइट? इन सभी टॉपिक को गेट के लिए आपको इतना पढ़ना है। लेकिन जब आप CSIR की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो अगर ये टॉपिक सिलेबस में सेम है तो आपको CSIR के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CSIR में हम डीप स्टडी करते हैं, राइट? तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी टिल हियर, राइट? इतने में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए ऐसा कोई लॉस नहीं है अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया। द ओनली थिंग कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप यहाँ तक पढ़ने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? और आपका यहाँ तक ही पढ़ के गेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, यानी अपने टॉपिक के लिए स्पेसिफिक रहना है। देखिए गेट और CSIR में मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर सपोज कोई टॉपिक ए है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे ट्रेवल करते करते यहाँ तक एंड हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर यही टॉपिक CSIR के लिए पढ़ेंगे तो ये स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है, फिर ये भी पढ़ना होता है, यहाँ से भी पढ़ना होता है, ये भी पढ़ना होता है, यहाँ भी पढ़ना होता है, यहाँ भी पढ़ना होता है, ये भी पढ़ना होता है, ये भी इस तरीके से बहुत ही डीप लेवल की स्टडी जो है हमको CSIR में करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप ये वाले चीज को ही चूज करें वाइजली, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। बट यस अगर आप किसी टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आप इस पाथवे से को सिलेक्ट करेंगे और अपने टॉपिक के लिए स्पेसिफिक होंगे तो आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। देखिए अभी भी आपके पास काफी टाइम है, राइट? गेट के एग्जाम के लिए आपके पास अभी टाइम है। तो अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आपका अगर कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।